मैं जाऊंगा ब्रजेश जी आपके पास। आपका पार्लियामेंट कवर करने का भी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, और आज 2 दिन से आप जो तस्वीर देख रहे हैं और विपक्ष का जो मूड देख रहे हैं, वो अभी भी उसी लाइन से चिपके हुए हैं कि संविधान बचाना है। अखिलेश जी की आपने साउंड बाइट सुनी, वो साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा है, जो वोट पड़ा है। अब तो काम करने का समय आ गया है ना भाई। अब कहाँ अभी लोकतंत्र पे ये जो आप देख रहे हैं मुजाहरा संसद के अंदर बाहर, इससे कोई बहुत बड़ा कोई रिजल्ट निकलना है या नैरेटिव सेट करना? देखिए पुष्कर जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि काम जो करना है वो सरकार को करना है, विपक्ष को नहीं। और दूसरी चीज़ कि विपक्ष के हाथ बड़े लंबे समय बाद लगभग 1 दशक के बाद एक ऐसा मुद्दा आया है कि जिस पे वो न केवल सरकार को घेर पाए बल्कि सरकार को पटखनी भी दे डाली। जो भारतीय जनता पार्टी, जो 4 जून से पहले कोई मानने को तैयार नहीं था कि 300 सवा 300 से नीचे सीट आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी 240 पे लाके रोक दी गई। और अब 293 294 करीब इनके पास टोटल एनडीए दलों की संख्या है। मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को, जिसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी अपना पूरा योगदान दिया, उल जलूल स्टेटमेंट देके, जिससे सपा कांग्रेस ये इसको बेच पाई, अच्छे से इस नैरेटिव को सेल कर पाई। मुझे नहीं लगता कि ये इस नैरेटिव को छोड़ने वाले हैं। और आप आज देखिएगा 2 दिन का जो सबसे कॉमन चीज़ है कि जितने विपक्ष के सांसद हैं, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो मणिपुर के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो कहीं के हों, वो संविधान की एक कॉपी लेकर शपथ ले रहे हैं। तमिलनाडु के सारे और उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया है, आप ये समझिए इस नैरेटिव की चोट कितनी गहरी थी कि जब एनडीए की पार्लियामेंट्री मीट हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना था अपना सर्वमान्य नेता, आप वो तस्वीर दिखा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री न केवल सबसे पहले गए और उन्होंने संविधान की चरण वंदना की, बल्कि संविधान को उठाकर अपने माथे पे लगाया। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे महसूस करती है इस मुद्दे को लेके। और जब राजनीति में जब कोई मुद्दा आपके फेवर में चलता है तो आपके पास कोई कारण नहीं होता कि आप उस मुद्दे को अबैंडन करें। एक छोटी सी चीज और कहूंगा, जैसे आप देखिए कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फैक्टर, जो यादव माइनस ओबीसी का फैक्टर, जो समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है, आज यदि आप 2 दिन की तस्वीरें निकाल के देख लें समाजवादी पार्टी के सांसदों की, जितने इत्मीनान से और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक नैरेटिव सबसे सही है। अखिलेश यादव के बगल डिंपल या धर्मेंद्र या कोई नहीं है, अखिलेश यादव के बगल सिर्फ अवधेश पासी हैं। और जिस तरह से अवधेश पासी ने कल आज हर दिन अखिलेश यादव उनको सोनिया गांधी से मिला रहे हैं, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला रहे हैं, राहुल गांधी से मिला रहे हैं, जैसे स्टार ऑफ द शो। वो नैरेटिव अब सबको समझ में आ गया है कि क्या नैरेटिव चलना है। और मुझे नहीं लगता कि आप संविधान की प्रतियां कम होती, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। बाजार में तो कह रहे हैं कि संविधान की जो पॉकेट वाली है उसकी बड़ी कम से कम 3-4 गुना डिमांड बढ़ गई होगी। डिमांड बढ़ गई है। गिरीश जी, ये सबसे पहला मुकाबला अब तो तय हो गया कि कंसेंसस का स्पीकर नहीं होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब हम लड़ेंगे, और बात चल रही है संविधान की, लोकतंत्र की। और लोकतंत्र की में कहते हैं कि परिपाटी को ज्यादा फॉलो करते हैं, नियम से ज्यादा परिपाटी को फॉलो किया जाता है। विपक्ष ने के सुरेश को किन आधार पर खड़ा कर दिया? शर्तों पर रख के तो नहीं आप डिप्टी स्पीकर मांग सकते हैं। 10 साल नहीं दिया तो क्या कर लिया आपने? और इस बार आपका दबाव क्यों मान लेंगे? वो नंबर तो अभी 293 है। राम मोहन नायडू ने भी कहा कि एनडीए के ही बनेंगे स्पीकर, और जेडीयू के लल्लन सिंह ने भी कह दिया, जो बड़े घटक दल थे। तो आप ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? पब्लिक में एक दूसरा मैसेज जाने नहीं, आप देखते हैं कि ये दूसरा तरीके का मैसेज जाएगा। जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं आप 2 दिन से, जो ब्रजेश जी ने कहा, और सही में तस्वीरों में दिख रहा है। पुष्कर जी और ब्रजेश जी, आपको पहले मैं नमस्कार कर रहा हूं, बहुत दिनों बाद भेंट हुई है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको यहां से शुरू करना चाहिए कि इस बार का जो जनादेश है वो 2014 और 2019 जैसा नहीं है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी
और 2019 में 303 मिली थी। तो इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को 240 के नीचे सीटें मिली हैं और 303 सीटें अन्य दलों की हैं, भले ही वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या इंडिया गठबंधन में हो। तो एक मायने में विपक्ष ऐसा मान रहा है कि ये जनादेश सर्वानुमति का जनादेश है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन के पहले दिन, यद्यपि वो पत्रकार वार्ताओं से बहुत बचते हैं, लेकिन पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुमत से नहीं, सरकार सहमति से चलती है। तो लोगों की आशा जगी कि सहमति से चलेगी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर एक सर्वानुमति बनेगी, ऐसी उम्मीद लोगों की जगी थी। तो अगर ये सर्वानुमति का जनादेश है और सर्वानुमति की और सहमति की बात प्रधानमंत्री जी ने की, तो प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व भी बनता था कि वो सबको अपने चैम्बर में बुलाते, विपक्षी और सत्ता पक्ष के दलों को, और एक इन दोनों पदों पर एक सर्वानुमति कायम करते। उन्होंने सर्वानुमति कायम नहीं की और इसलिए विपक्षी वो एक अपना उम्मीदवार लेके आया है। ब्रजेश जी ने ठीक कहा कि चुनाव में एक नैरेटिव चला। ये चुनाव जो है 2024 का, ये मुख्यतः बेरोजगारी और संविधान की रक्षा के सवाल पर लड़ा गया और उसी आधार पर विपक्ष को इतनी सीटें भी मिली हैं, ये भी तय हो गया। गोया कि उसमें अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग और राहुल गांधी जी का जो आरक्षण और ये जो जातीय जनगणना करने का सवाल था, ये भी उसमें जुड़ा हुआ था। तो ये इस नैरेटिव पर विपक्ष इस हद तक पहुंचा है, तो वो इस नैरेटिव को क्यों छोड़ देगा? क्या 2014 में संपूर्ण बहुमत आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम छोड़ दिया था? क्या नहीं छोड़ा था ना पुष्कर जी? तो विपक्ष भी तो एक चुनाव जीता है। अभी तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में 10 अथवा 17 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में। तो विपक्ष भी क्यों अपने जिन मुद्दों के आधार पर वो यहां तक आया है, वो अपने मतदाताओं का ये विश्वास जगाए रखना चाहता है। नहीं तो आपको ये भी नंबर अगर मान लीजिए आप 234 विपक्ष का नंबर हो गया 543 में और 292 उनके हैं, तब भी 18 सांसदों में भी 4 YSRCP के हैं, सब हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया अब कोई काम ही नहीं होगा। आपने तो अच्छा काम तो नहीं, ये अभी काम तो रुकाई कहाँ है? अरे अभी काम तो रुकाई कहाँ है? अरे पहला टेस्ट था ना, पहला टेस्ट था स्पीकर का। आप ही बड़ा दिल दिखा लेते जब जनता ने आपको यहां तक लाके पहुंचा दिया। जो टूटा फूटा विपक्ष हुआ करता था, अगर प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण अगर संसद के अंदर का सुने तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि अब की हालत तो ये हो गई है कि तोड़ फोड़ करके, जोड़ तोड़ करके भी नेता विपक्ष नहीं मिल पा रहा है 2 बार से। 14 और 19 दोनों में उन्होंने ये बात दोहराई थी। तो कम से कम अगर जनता ने मैंडेट दिया है ना, आप ही बड़े होकर, बड़ा कौन होता है जो हृदय बड़ा दिखाए ना, तो आप ही एक पर पार्टी तय करते हैं। पुष्कर जी, अब बड़ा कौन है इसके लिए अलग अलग तराजू है। आपकी तराजू अलग है, मेरी अलग है। मेरी तराजू ये है कि भाई अभी भी प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं ना, तो मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ठीक है, मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। मैं ब्रजेश जी के पास जाता हूं। ब्रजेश जी, आज ये संविधान के कितने दावेदार, ये हम इसीलिए लेके आए हैं। अब मायावती का इस समय को एक विधायक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, राज्यसभा और लोकसभा में कुछ है नहीं, और आज वो भी किताब लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। बोले ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं। देखिए पुष्कर जी, मैं एक लाइन कहूंगा कि आप जब कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, विपक्षी दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो एक सवाल नेचुरली उठता है कि क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बड़ा दिल नहीं है? पहली चीज़।
और नहीं, आप शर्तों पे, मैंने जिन बातों में कहा, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, हाँ। दूसरी चीज कह रहा हूं कि सदन में आप 2009 से 2014 के बीच में देख लें कितनी बार सदन में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सदन नहीं चलने दी। स्वर्गीय अरुण जेटली का कहना था, और बड़ा फेमस कहना था, कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष पे उससे ज्यादा सरकार पे है। तीसरी चीज, यदि आरएसएस वाले कहने लगे ये वो तो अब देखिए, अब आप बदलने लगे तो उसका कोई नहीं है। मैं उस वक्त संसद कवर करता था, भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दी संसद। तीसरी चीज कि मतय के बनने की जिम्मेदारी, जब प्रधानमंत्री सहभागिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की नहीं? यदि 10 साल से डिप्टी स्पीकर नहीं बना है और विपक्ष इस बात के लिए तैयार है कि हम स्पीकर पद के लिए यूनानिमिटी के लिए हम वोट देने को तैयार हैं, यदि आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दें, तो यदि विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है तो उसमें गलत क्या है? भाई कोई गलती होगी तभी तो आप कहेंगे, या आप ये माने कि आपके पास 234 सीट है और उसके बाद वो अपने घर चले जाएं सोने और कोई दिक्कत नहीं, सरकार को जो करना है कर दे। ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये, आप यदि जो बड़ा दिल है वो केवल आप एक से उम्मीद करें और बड़ा दिल दूसरे से ना उम्मीद करें, ये तो एकदम मतलब बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। दूसरी चीज मेरा मानना यह है कि ये जो नैरेटिव है, अब मायावती जी ने कहा कि इन लोगों के बीच भीतरघात है, मायावती जी पे भी यही एक्यूजेशन बाकी सारे लोग लगाते हैं कि उन्होंने, उनकी पार्टी ने जिन 16 लोकसभा सीट ऐसी थी कि जितने वोट काटे वो जीत और हार के मार्जिन से ज्यादा थे। तो यदि वो नहीं होते, दोनों तरफ है वो यदि नहीं होती, यदि नहीं होती तो 15 सीट भारतीय जनता पार्टी की और कम आती। तो देखिए ये और राजनीतिक पार्टियों का काम है कहना। आज की डेट में कोई ये कहे नहीं, तो ये मायावती को अपना खोता हुआ जनाधार दिख रहा है, जो ये किताब लेके, मुझे नहीं लगता कि खोता हुआ जनाधार बहुत हद तक खो चुका है। अब मायावती जी के लिए 9% तो वोट, जब 2% वाला 9% पे आ सकता है तो वो तो अभी भी 9% पे खड़ी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सामने दिखता है आप उसी के हिसाब से विशेषण आप व्याख्या करते हैं। आप जैसे बहुत लोगों को लगा कि जो यादव माइनस ओबीसी है केवल वो प्रधानमंत्री के साथ है। हम लोगों ने कई आर्टिकल लिखे जिस पे बड़ी आलोचना भी हुई, जिसमें की हुआ कि यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देता है और दबा के वोट देता है। लोकसभा चुनाव में 14 में दिया, 19 में दिया, क्यों नहीं दिया? लेकिन जब आपने एक सोशल इंजीनियरिंग की, और सोशल इंजीनियरिंग का आपको फर्क ये पड़ा कि जो यादव के बराबर मुकाबले में यादव माइनस ओबीसी की जो आपने एक जो कंपोजिट मोनोलिथ बनाई थी वो टूट गई। कुर्मी वोटरों ने दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वो तो उनका थोड़ा फॉर्मूला एक दो, देखिए ऐसे ही होता है। पुष्कर जी, कोई श्योर शॉट, कोई माँ के पेट से एक फॉर्मूला नहीं लेके आता कि मैं 80 साल तक प्रधानमंत्री ही रहूंगा और कभी विपक्ष में नहीं बैठूंगा। आप प्रयास करते हैं। भाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला, करप्शन को लेके एक बड़ी जबरदस्त मुहिम चली, उसका फायदा दो लोगों को हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अरविंद केजरीवाल को। दोनों लोगों को सत्ता में रहे। आज जिस राम मंदिर पे हम लोगों ने कई चर्चा की कि राम मंदिर के बाद लगा 75 से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी नीचे नहीं ला पाएगी, आप देखिए क्या हश्र हुआ, और अयोध्या का क्या हश्र है।